दोस्तों जीन पियाजे एक स्विट्जरलैंड के ऐसे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अल्फ्रेड बिने के साथ बुद्धि परीक्षणों पर कार्य किया और उनके द्वारा दोस्तों संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पर कार्य किया गया और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का प्रतिपादन स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है, इसके महत्वपूर्ण संप्रत्यय है और दोस्तों इन संप्रत्ययों से कई बार एग्जामों में प्रश्न बनते हैं। एडेप्टेशन यानी अनुकूलन के बारे में बात करते हैं। अनुकूलन क्या है दोस्तों? पियाजे के अनुसार बालकों में जो वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना की जो जन्मजात प्रवृत्ति होती है उसे अनुकूलन कहा जाता है। बालक जो होते हैं दोस्तों वो वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की जो जन्मजात प्रवृत्ति पाई जाती है उनमें उसे अनुकूलन कहा जाता है। और ये दोस्तों दो इसकी उपक्रियाएं होती है। अनुकूलन की दो उपक्रियाएं होती है। कौन कौन सी? आत्मसातकरण और समायोजन। दोस्तों आत्मसातकरण और समायोजन से भी संबंधित कई बार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आत्मसातकरण। आत्मसातकरण है क्या? एसिमुलेशन। जब बालक की समस्या समाधान करने के लिए वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए पहले सीखी गई यानी पूर्व में सीखी गई क्रियाओं का सहारा लेता है उसे आत्मसातकरण कहा जाता है। जब कोई बालक अपनी समस्या का समाधान करने के लिए दोस्तों वातावरण के साथ समायोजन समय सामंजस्य स्थापित कर लेता है और उसके साथ ही जो पहले सीखी गई क्रियाओं का सहारा लेता है, ऐसी प्रोसेस को आत्मसातकरण यानी एसिमुलेशन कहा जाता है। और एसिमुलेशन से संबंधित एक न एक प्रश्न आपको टीचर एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। दूसरा है दोस्तों अनुकूलन का दूसरी उपक्रिया कौन सी है? तो समायोजन। समायोजन दोस्तों शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा कि समायोजन का अर्थ क्या होता है। समायोजन में दोस्तों पूर्व में सीखी गई क्रिया किसी काम की नहीं है, काम नहीं आती, बल्कि अपनी बालक अपनी योजना जो होता है उसको व्यवहार में परिवर्तन लाकर नए वातावरण में सामंजस्य स्थापित कर लेता है। इसे सामंजस्य कहते हैं। यानी पहले की जो सीखी हुई क्रिया किसी प्रकार से काम में नहीं आती है, बालक अपनी योजना के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है और वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। इस प्रक्रिया को समायोजन कहते हैं और इससे भी कई बार प्रश्न बनते हैं। बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले अगला संप्रत्यय क्या है? साम्य धारण। दोस्तों साम्य धारण के बारे में जानते हैं हम। यह प्रत्यय अनुकूलन से मिलता जुलता है। अनुकूलन जो देखा है ना अपनों ने उसी से लगभग मिलता जुलता है। साम्य धारण में बालक आत्मसातकरण और समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करता है। साम्य धारण क्या है? ये जो आत्मसातकरण जो है एसिमुलेशन और समायोजन जो है इसके बीच संतुलन के रूप में कार्य करता है, साम्य धारण कहलाता है। तो साम्य धारण जो है दोस्तों ये आत्मसातकरण और समायोजन के बीच संतुलन के रूप में कार्य करता है। साम्य धारण प्रत्यय में दोस्तों बालक आत्मसातकरण और समायोजन दोनों का प्रयोग करता है, क्योंकि दोस्तों ये बीच की अवस्था होती है संतुलन के रूप में रहता है, इसलिए आत्मसातकरण और समायोजन दोनों का प्रयोग करता है। इससे भी साम्य धारण से संबंधित भी कई बार प्रश्न बनते हैं। अगला क्या है दोस्तों? स्कीमा। स्कीमा तो आप जानते होंगे दोस्तों, इससे भी कई बार प्रश्न बनते हैं और ये तो ज़्यादातर पूछा भी जाता है। स्कीमा से तात्पर्य दोस्तों स्कीमा ऐसी मानसिक संरचना से है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, जनरलाइजेशन किया जा सके, स्कीमा कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम बात करते हैं संरक्षण के बारे में। संरक्षण जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, संरक्षण दोस्तों वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता को पहचानने और समझने की क्षमता से ही संरक्षण वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता को पहचान व समझने की क्षमता से ही इसे संरक्षण कहा जाता है। किसी वस्तु के दोस्तों रंग रूप में परिवर्तन, उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता जो होती है संरक्षण कहलाता है। अगला है दोस्तों संज्ञानात्मक संरचना क्या है? तो संज्ञानात्मक संरचना किसी भी बालक की जो मानसिक संगठन और शारीरिक क्षमताओं के सेट को एक संरचना को सेट को संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। किसी भी बालक की मानसिक संगठन और शारीरिक क्षमताओं का जो सेट होता है दोस्तों, संरचना होती है, उसे संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है और इससे कई बार प्रश्न बनता है। अगला है दोस्तों मानसिक संक्रिया। मानसिक संक्रिया क्या है? जब बालक द्वारा किसी समस्या समाधान पर चिंतन या मानसिक संक्रिया करना माना जाता है, तो बालक कभी किसी समस्या के बारे में समाधान के लिए चिंतन करता है, उसी प्रकार की प्रक्रिया को मानसिक संक्रिया कहा जाता है। अगला है दोस्तों विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण किसी वस्तु के या चीज, कोई भी वस्तु या चीज़ जो होती है दोस्तों उसके बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की जो क्षमता होती है उसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? विकेंद्रीकरण। किसी वस्तु या चीज़ के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की जो क्षमता होती है उसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है।
स्कीम्स क्या है दोस्तों? तो स्कीम्स क्या है? व्यवहारों के संगठित पैटर्न जो है, जिसे आसानी से दोहराया जा सके। जैसे कार चलाने के लिए कार को स्टार्ट करना, गियर डालना, सभी प्रकार की उपक्रियाओं से मिलकर एक संगठनित के रूप में स्कीम्स यानी एक कार्य हुआ, इसे स्कीम्स कहा जाता है। दोस्तों जीन पियाजे जो थे, ये संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। दोस्तों इनके द्वारा 4 अवस्था बताई गई। सबसे पहली जो अवस्था दोस्तों इंद्रियजनित गामक अवस्था, और इस अवस्था की उम्र है दोस्तों जन्म से 0 से 2 वर्ष की आयु इंद्रियजनित गामक अवस्था होती है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की अवस्था की होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है तीसरे नंबर पर हमारी, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु है दोस्तों 7 से 11 वर्ष। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है दोस्तों 11 वर्ष से आगे की जो आयु होती है, वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। दोस्तों ये चारों अवस्था से कई बार प्रश्न बनते हैं। अब इन अवस्थाओं के डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों पियाजे की अवस्थाओं में हम सबसे पहले बात करेंगे इंद्रिय जनित गामक अवस्था। और दोस्तों इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो है, इसे सेंसर मोटर स्टेज भी कहा जाता है। सेंसर मोटर स्टेज कहा जाता है। इंद्रिय जनित गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। ये आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये परीक्षा में आता ही आता है। मानसिक क्रियाएं दोस्तों, इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा जो हुए, वो मानसिक क्रिया इंद्रियों के माध्यम से इंद्रिय जनित गामक गामक क्रियाओं के रूप में करता है और संपन्न करता है। इसलिए इस अवस्था को इंद्रिय जनित गामक अवस्था के रूप में जाना जाता है। इंद्रियों के प्रयोग से बालक किसी, जैसे भूख लगने की स्थिति में बालक रोकर व्यक्त करता है, और इस अवस्था में व्यक्ति अपने आँख, नाक, कान से सोचता है, इसलिए इन इंद्रियों के माध्यम से सोचता है। इसलिए इस अवस्था को इंद्रिय जनित गामक अवस्था यानी सेंसर मोटर स्टेज कहा जाता है। इसमें अनुकरण की, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित अवस्था है। इस अवस्था का बालक याद अच्छे से रखता है, परिवार के सदस्यों की बातों को दोहराता है, और दोस्तों इस अवस्था को मानसिक निरूपण से संबंधित है। ये अवस्था इंद्रिय जनित गामक अवस्था। दूसरी अवस्था है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों इसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, और इसकी उम्र होती है, इस अवस्था के उम्र की बालक जो होते हैं वो 2 से 7 वर्ष के दायरे में आते हैं। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुएं जो होती है दोस्तों, उनको पहचानने लगता है और उनमें विभेद करने लगता है। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछता है कि कोई बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उसमें विभेद करने लगता है, तो बताइए कि बालक पियाजे की कौन सी संज्ञानात्मक अवस्था के अंतर्गत है? तो दोस्तों वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत। इस प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं परीक्षा में। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, इसी समय भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों 2 साल बाद बालक बोलने लगता है, और उसके भाषा का विकास शुरू हो जाता है। बालक नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रहण करता है। इस ये भी प्रश्न बनता है कि बालक नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रहण किस अवस्था में करता है? जीन पियाजे के अनुसार तो दोस्तों वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत करता है। इस अवस्था में बालक दोस्तों वस्तु स्थायित्व के गुणों का विकास होने लगता है, और ये वस्तु स्थायित्व गुणों का विकास हो जाता है, लेकिन दोस्तों ये ग्रामक क्रियाओं में नहीं होता है। अगला है दोस्तों पहली अवस्था में की तुलना में इस अवस्था में दोस्तों समस्या समाधान करने में योग्य हो जाता है। पहली अवस्था जो थी दोस्तों इंद्रजनित गामक अवस्था, उसमें क्या होता है कि बालक बहुत छोटा होता है, माता-पिता पर आश्रित रहता है, इसलिए किसी भी समस्या का समाधान करने में वो सक्षम नहीं होता है। लेकिन यह जो अवस्था आती है पूर्व प्री ऑपरेशनल स्टेज, इस अवस्था में क्या होता है कि बालक अपनी अधिकतम समस्याओं का समाधान करने के योग्य हो जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दोस्तों 2 प्रमुख दोष हैं। कौन-कौन से? जीववाद और आत्म-केंद्रिता, ये प्रमुख दोष हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज के। ये दोष किस प्रकार से होते हैं? तो दोस्तों बालकों में जो चिंतन पाए जाने वाले चिंतन में दोष होता है कि वो निर्जीव वस्तु को सजीव समझने लगता है। बालक बहुत छोटा होता है दोस्तों, तो इस अवस्था में क्या होता है कि बालक जो है कार, पंखा और बादल, इस प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं घर परिवार की, उन्हें निर्जीव की जगह सजीव समझने लगता है। ये प्रमुख दोष होता है इस अवस्था का। आत्मकेंद्रिता का भाव, इस बालक के विचार में व्यक्तिनिष्ठता पाई जाती है, यानी स्व केंद्रित होता है, अपने स्वयं के वस्तुओं पर ज़्यादा प्रेम करता है, और अपने स्वयं के विचार को सत्य मानता है। तो पियाजे के अनुसार दोस्तों इस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो इसमें कौन-कौन से दोष होते हैं? जीववाद से संबंधित और आत्म-केंद्रिता से संबंधित, और इससे भी कई बार प्रश्न बने हैं। अगला है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी अवस्था है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, को अंग्रेजी में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, और दोस्तों ये 7 से 11 वर्ष की आयु होती है। अब इसकी पहचान क्या है? दोस्तों बालक जो होता है, ये अवस्था आते आते 7 साल का बालक काफ़ी समझने लगता है, वस्तुओं को पहचानने लगता है, उसमें विभेद करना, वर्गीकरण करना, उनका एक वर्गीकरण करने सीख जाता है, और वो दोस्तों
उसका समस्या समाधान मूर्त रूप से होता है, न कि अमूर्त रूप से होता है। तो इस अवस्था का बालक जो होता है, वो समस्या समाधान तो करने लगता है, लेकिन वो मूर्त रूप से समाधान करने लगता है, अमूर्त रूप से नहीं कर सकता है, औपचारिक रूप से उसका समाधान नहीं कर पाता है। दूसरा क्या है दोस्तों, भाषा का पूर्ण विकास बालक में इस अवस्था में देखने को मिलता है। लगभग पूर्व में जो शब्द उसके अंश जो होते हैं, उससे संबंधित तर्क कर सकता है, यानी इस अवस्था में बालक तर्क की ओर बढ़ने लगता है, तर्क को शुरू कर देता है। अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए, सिमुलेशन करने के नियम सीख लेता है। अनुकूलन के जो नियम होते हैं दोस्तों, वो सीखने लगता है इस अवस्था का बालक। चौथा पॉइंट है हमारा, उसका चिंतन पहले से अब अधिक क्रमबद्ध हो जाता है, तर्कसंगत बात करता है, तर्कसंगत हो जाता है। इस अवस्था का जो बालक होता है ना दोस्तों, वो इस विश्वास करने लगता है कि लंबाई, भार, अंक इस प्रकार के प्रत्यय को वह चिंतन करता है और समझने की कोशिश करता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में दोस्तों आपने समझ ही लिया होगा। इन टॉपिक से कई बार प्रश्न बनते हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक, और आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो पूरा होने के बाद दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई भाई-बहन टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए ये सारे प्रश्न काफ़ी मदद करेगी। जीन पियाजे से संबंधित कई बार एग्ज़ामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं अपन आगे इसी क्रम में। अगला है दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और ये पियाजे की चौथी स्टेज है विकास की। जिन पियाजे ने विकास की जो 4 अवस्थाएं बताई, उनमें से अंतिम अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, और ये 11 वर्ष से आगे की उम्र होती है। इस अवस्था में क्या होता है दोस्तों कि बालकों में विकेंद्रीकरण पूर्णतः हो जाता है। इस अवस्था में बालक भाषा संबंधी योग्यता यानी संप्रेषणशीलता, कम्युनिकेशन के बारे में अपनी ऊंचाई को छूने लगता है, यानी उसका आईक्यू काफ़ी अच्छे लेवल पर चला जाता है। परिपक्वता की ओर वो बालक चला जाता है। बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है कि जीन पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक में अच्छी तरह से सोचने, समझने या समस्या का समाधान और निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। तो दोस्तों वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में हो सकते हैं। अगला है दोस्तों चौथा पॉइंट, क्या करा है, समस्या समाधान के लिए अमूर्त नियमों का निर्माण कर सकता है। दोस्तों 11 वर्ष के बाद का जो बालक है, वो किसी भी समस्या समाधान करने के लिए उसके अमूर्त नियमों का निर्माण कर सकता है, यानी बालक परिपक्व हो जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, इसी क्रम में हम आगे कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि जीन पियाजे से संबंधित उन प्रश्नों को देख लीजिए। ये प्रश्न कई बार एग्जामों में भी करेंगे। जीन पियाजे दोस्तों स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट है, और ये स्विट्जरलैंड के निवासी है। इनके द्वारा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया गया है, जो कि प्रसिद्ध है। पियाजे के अनुसार दोस्तों एक बच्चा एक सक्रिय अन्वेषक होता है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में इनसे संबंधित पूछा जाता है, और कई परीक्षाओं में मैंने देखा है इन प्रश्न को। तो पियाजे के अनुसार बच्चा एक सक्रिय अन्वेषक के रूप में होता है। अगला प्रश्न चौथा क्या है, पियाजे ने विकास के 4 चरणों में विभाजित किया। कौन-कौन से? संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष की आयु होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु दोस्तों 2 से 7 वर्ष की होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, फॉर्मल स्टेज भी कहा जाता है। इसकी अवस्था 11 वर्ष के बाद की होती है। ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस की अवस्था कौन सी है दोस्तों? आपने देख ही लिया, संवेदी प्रेरक अवस्था होती है। कंजर्वेशन की समझ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होती है। कब होती है ये? कंजर्वेशन की जो समझ होती है, तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित हो जाती है। ईगोसेंट्रिज्म पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की ईगोसेंट्रिज्म किस अवस्था की विशेषता है? तो दोस्तों ये स्व केंद्रित जो है, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता होती है ईगोसेंट्रिज्म। हाइपोथेटिकल थिंकिंग औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होती है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग जो है दोस्तों, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में डेवलप होती है। एसिमुलेशन नई जानकारी को पुराने ढांचे में समाहित करने को एसिमुलेशन कहा जाता है। या मैंने आपको शुरुआत में बता दिए गए थे, वो जो 8 संप्रदाय थे उनके बाद उन्हीं से संबंधित प्रश्न है। एकमेंडेशन नई जानकारी जो होती है दोस्तों, उसे के अनुसार मानसिक ढांचे में परिवर्तन एकमेंडेशन कहलाता है। अगला है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया को इक्विलिब्रेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पियाजे का सिद्धांत चरणबद्ध विकास को दर्शाता है। जीन पियाजे का जो सिद्धांत है दोस्तों, ये चरणबद्ध सिद्धांत को दर्शाता है। इससे भी कई बार प्रश्न बनते हैं। पियाजे के अनुसार विकास सार्वभौमिक और क्रमिक होता है। जीन पियाजे के अनुसार विकास किस प्रकार से होता है? तो सार्वभौमिक और क्रमिक रूप से होता है। पियाजे ने अध्ययन के लिए नैदानिक साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया था। बुद्धि का विकास पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया से होता है। ये बात जीन पियाजे के अनुसार सिद्ध की गई।
शिक्षा का उद्देश्य दोस्तों बच्चों में सोचने और खोजने की क्षमता का विकास करना है। जीन पियाजे के अनुसार ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको मुझे उम्मीद है कि पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई भी भाई बहन टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहा तो उसको काफ़ी मदद करेंगे। मिलेंगे अगले टॉपिक में अगले किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।